हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका और स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको एनसीएफ 2005 बताऊंगी, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर देखा है या फिर जो अभी 28-29 में जो पेपर हुआ था उसका अगर आपने एनालिसिस देखा है तो आपको पता होगा कि एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन कंफर्म आता है। सीडीपी में भी पूछा गया है, मैथ्स में तो पूछा ही जाता है, उसके अलावा भाषा में पूछा जाता है। अच्छा, ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप सच में सीटेट पास करना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। इसका इंट्रो मैं बताती हूँ कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, ये 2 पॉइंट, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एनसीएफ सबसे पहले 1975 में आया था, फिर 1988 में आया था, फिर 2000 में आया था और 2000 वाले का ही संशोधन हुआ है 2005 में, ठीक है। इसकी उत्पत्ति का स्रोत क्या है, यानी कि कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था, कहाँ से ये टॉपिक आया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से ये लिया गया है, ठीक है। इसका ओरिजिन हुई है। और नेक्स्ट है इसके प्रमुख सूत्र क्या है। तो इसका जो मेन सूत्र है, जो मेन थीम आप कह सकते हो, वो है शिक्षा बिना बोझ, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन। किसके द्वारा दिया गया था? ये एक कमिटी बनी थी, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी 1992 में, जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1993 में। तो इसमें इन्होंने शिक्षा बिना बोझ का वर्णन किया था। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको ये 5 पॉइंट जहाँ दिखते हैं उसके अनुसार आपको आंसर करने हैं। इसके अलावा भी मैंने बहुत जो सुझाव दिए थे एनसीएफ ने, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले आप 5 पॉइंट क्लियर करिए, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। पहला है कि स्कूल के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। जिस भी ऑप्शन में ये दिखेगा कि स्कूल के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, या जो बाहर जो उनके आम जीवन, एक और चीज़ याद रखिएगा कि बच्चे का जो अनुभव है, ठीक है, जो उनके जीवन से रिलेटेड अनुभव हैं, उनका भी उपयोग किया जाए ज्ञान का सृजन करने में। तो ये हो गया। दूसरा हो गया रटने पर जोर ना देना। तीसरा हो गया परीक्षा प्रणाली का लचीला बनाना, यानी कि जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको फ्लेक्सिबल बनाना। अगर आपने टैग वर्ड की वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। टैग वर्ड में मैंने ये चीज़ बताई थी कि कभी भी ग्रेड सिस्टम या मार्किंग स्कीम, ऐसी शिक्षा परीक्षा प्रणाली पे हमको जोर नहीं देना है, यानी कि वो उनका लचीला होना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट है ज्ञान को पाठ पुस्तक तक केंद्रित न रखना। अब देखिए, आपको एक लाइन बताती हूँ, ईवीएस में पूछा जाता है कि क्या केवल जो ज्ञान का स्रोत है या ज्ञान के जो संसाधन हैं वो केवल पाठ पुस्तक है? तो नहीं, पाठ पुस्तक के अलावा कौन कौन से होते हैं? टीचर है, ठीक है, और आसपास के लोग हैं, न्यूज़पेपर है, नॉवेल्स हैं, किताबें, जितनी भी चीज़ें हैं मतलब वो आसपास से भी सीखते हैं, परिवार, ये सारे ज्ञान का संसाधन होते हैं, ज्ञान के सीखने का एक जरिया होता है, ठीक है। पांचवा है जनतांत्रिक या राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति सजग विद्यार्थी। अब समझिएगा, जनतांत्रिक यानी कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति सजग बन सकें, यानी कि वो एक अच्छा नागरिक बन सकें। तो ये 5 पॉइंट आपको क्लियर हुए, आप कहीं लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगी टेलीग्राम पे, आप देख सकते हैं। अब ये अगला पॉइंट है त्रिभाषा सूत्र। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, त्रिभाषा सूत्र, एनसीएफ में त्रिभाषा सूत्र का वर्णन है। अच्छा, आपको क्या पता है कि एनसीएफ एक बुक्स का मतलब एक 180 पेज की पूरी इनका पीडीएफ है, आप देख सकते हैं, इनकी ऑफिशियल साइट पे होता है। लेकिन अब 180 पेज कौन पढ़ेगा, इसीलिए उसके मेन पॉइंट्स निकाल लिए जाते हैं। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपका वैसे भी क्लियर होगा, अगर आप मेरा वाला पढ़ेंगे तभी भी आपका क्लियर होगा। तो देखिए, त्रिभाषा सूत्र का वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि गैर भाषी राज्य और हिंदी भाषी राज्य और गैर भाषी राज्य में कैसे शिक्षा देनी है, कौन सी भाषा में शिक्षा देनी है। तो सबसे पहली बात कि एनसीएफ हो चाहे एनईपी हो, वो हमेशा कहता है कि बच्चे को शिक्षा मातृभाषा में ही शुरुआत करनी है हमको। तो यहाँ पे हिंदी भाषा वाले जो राज्य हैं, जैसे अपना यूपी, बिहार, ये सब हिंदी भाषा बोली जाती है, तो यहाँ पे मातृभाषा हिंदी हो गई। लेकिन जो गैर भाषी राज्य हैं वहाँ पे मातृभाषा उनकी कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए तेलुगु, तमिल, कन्नड़, ऐसा कुछ भी हो सकता है। दूसरी कौन सी भाषा सिखानी है हमको? इंग्लिश सिखानी है हिंदी भाषी राज्य में। और तीसरी कौन सी? कोई भी अदर मॉडर्न लैंग्वेज सिखानी है। अब देखिएगा, गैर हिंदी राज्य में कौन कौन सी भाषाएं सिखानी है हमको? मातृभाषा, पहली तो मातृभाषा ही होनी है, दूसरी हिंदी और तीसरी इंग्लिश सिखानी है, ठीक है। मातृभाषा हिंदी भी सिखानी है और इंग्लिश भी सिखानी है। जैसे हम लोगों को ये लगता है कि अगर कर्नाटक है तो वहाँ हिंदी नहीं पढ़ाई जाती, ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी हिंदी होती है। अभी रिसेंट में मेरे एक रिलेटिव का एनवीएस में सिलेक्शन हुआ है, वो एज ए हिंदी के टीचर वहाँ पे गए हुए हैं। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, रिलेट किया करिए चीज़ों को तो आप आसानी से याद कर लेंगे। अब आते हैं एनसीएफ द्वारा सुझाए गए शिक्षण के सूत्र।
ठीक है। तो शिक्षण के सूत्र में कौन कौन से हैं, देखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि हमको जो बच्चों को शिक्षा देनी है वो उनकी जो पहले ज्ञात नॉलेज है उससे फिर अज्ञात की ओर जाना है। मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, जो पहले उनके सामने प्रेजेंट है जिसको वो छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उससे अमूर्त की तरफ जिसको वो छू नहीं सकते उनकी तरफ जाना होता है। सरल से जटिल की ओर, ये शिक्षण के सूत्र हैं जो एनसीएफ में उनका वर्णन किया गया है। अब है एनसीएफ ने कौन से चीज़ों को सुझाया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैं ओवरऑल बता दे रही हूँ, इसके बाद में इसके बाद में मैं मैथ्स के कंटेक्स्ट में पूरा एक सेक्शन ऐड करूँगी, उसको अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। वो मैंने प्रीवियस ईयर के एनालिसिस से वो टॉपिक निकाला है कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बेस पे बनाया है, और यहाँ पे तो मैंने एनसीएफ के पूरे पीडीएफ से ही निकाला है। तो देखिए, पहला पॉइंट है कि नवीन शिक्षण विधियों के प्रयोग पर बल देना। अब बेसिक तो आपको पता ही है, आपने 5 मुख्य पॉइंटों में याद कर ही लिया, लेकिन ये कुछ अलग पॉइंट है वो हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। पहला दे रखा है कि हमको, मतलब एनसीएफ ने ये कहा है कि हमको नई शिक्षण विधियों के प्रयोग पर बल देना है। समझ में आया कि नई शिक्षण विधियों में नई टेक्नोलॉजी भी ऐड कर सकते हैं, नए इनोवेशन जो होते हैं, जब समय समय पे जो इनोवेशन या टेक्नोलॉजी ऐड होती है उनको हमको बढ़ावा देना है। दूसरा है बाल केंद्रित शिक्षा, ये तो पता ही है बिल्कुल, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को बढ़ावा देना है। अब ये बहुभाषावाद जो मैंने यहाँ लिखा है वो आपको हिंदी या इंग्लिश या जो भी आपने लैंग्वेज ली है उसमें आपको ये वर्ड दिखेगा, और जिसमें भी ये वर्ड दिखे, जिसमें भी इसको इनकरेज किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको सही मानिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों का सर्वांगीण विकास पे जोर दिया गया है कि ऐसी शिक्षा देनी है कि उनका सर्वांगीण विकास हो सके, और ऐसी पाठ्य पुस्तक बनानी है, ऐसी पाठ्यचर्या बनानी है जिससे छात्रों का चहुमुखी विकास हो सके, ठीक है। तो पाठ्यचर्या भी ऐसी ही बनानी है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है असेसमेंट, ऐसा कॉन्टिन्यूस असेसमेंट, ये नहीं कि हम साल में एक बार पेपर ले रहे हैं, हमको कॉन्टिन्यूस करते रहना है। हमको देखना है कि बच्चे की प्रगति कितनी हुई है, समय समय पर कितनी हो रही है, कहाँ गलतियाँ हैं वो। और एक पॉइंट मैं शायद लिखना भूल गई हूँ, या आगे है वीडियो में आप देख सकते हैं कि गलतियाँ बच्चे करते हैं, उनको डांटना मारना नहीं होता है, उनको हमेशा एक सीखने का एक जरिया समझना है कि बच्चे सीख रहे हैं तभी तो वो गलती कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्य सहभागी क्रियाओं की अनिवार्यता, यानी कि को करिकुलम एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना है, इसमें खेल कूद और सिंगिंग, डांसिंग, इन सबको भी बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है कि ये एनसीएफ के सुझाव हैं सारे कि मानसिक स्तर और योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। जो पाठ्यक्रम हो, जैसे कक्षा 3 का जो पाठ्यक्रम है वो ये नहीं कि आप कक्षा 5 वाला उसमें भर सकते हैं, नहीं, उसका पाठ्यक्रम कक्षा 3 की जो मानसिकता है उसके अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार होना चाहिए। अगला है कि तार्किक चिंतन एवं समस्या समाधान योग्यता, बच्चों में तार्किक चिंतन और समस्या समाधान की योग्यता विकसित हो सके, ऐसा भी उन्होंने सुझाव दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। अब समझिए, जो भी आप कोई सूचना मिलती है, जैसे अगर मान लीजिए कोई उड़ती खबर आती है तो उसको हमको सच नहीं मानना है। हम लोग कहते हैं ना कि घर में सिखाया जाता है कि ऐसी कोई भी उड़ती हुई बात को सच नहीं मानना चाहिए, वो एक्चुअली हमको यहाँ पे भी अप्लाई करना है कि क्योंकि सूचना को ज्ञान बनाने का काम टीचर करता है, ठीक है, बच्चों के लिए। तो इसीलिए सूचना को ज्ञान मानने से बचना चाहिए जब तक कि उसकी पुष्टि ना की जा सके कि वो एकदम सही है। नेक्स्ट पॉइंट है विशाल पाठ्यक्रम एवं मोटी पुस्तकें। अब ये मैं लिखना भूल गई हूँ, सॉरी, ये यहाँ पे है कि शिक्षा, अच्छा लिखा है मैंने, शिक्षा व्यवस्था की असफलता का प्रतीक है। जो मोटी पुस्तकें होती हैं या जो बड़े बड़े पाठ्यक्रम होते हैं, करिकुलम होते हैं, वो असफलता का प्रतीक होते हैं, उनको कभी भी अच्छा नहीं माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षक के सामने प्रस्तुत कर सके। मौलिक विचार क्या होते हैं? मौलिक विचार वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर के द्वारा दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि आप एक अपने आप, आपकी इमेजिनेशन, आपकी कल्पना और आपके सोचने का तरीका जो भी है, हर एक इंसान का सोचने का तरीका अलग होता है ना, उसको मौलिक विचार बोलते हैं। तो ये हो जाएगा कि अच्छा विद्यार्थी वो होता है जो तो ऐसा नहीं है कि जो टीचर ने बताया वही एक्सेप्ट कर ले, उस पर प्रॉपर बहस कर सके, तर्कपूर्ण लॉजिकल बहस कर सके और अपने मौलिक विचार को शिक्षक के सामने प्रस्तुत कर सके। ये एनसीएफ में इसकी लाइन लिखी थी तो मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कल्पना एवं मौलिक लेखन के अधिक अवसर दें। शिक्षा ऐसी दी जानी है हमको जिसमें बच्चों को सोचने के, उनके मौलिक लेखन के अवसर देने हैं हमको। नेक्स्ट पॉइंट है खेलने को आनंद व सामूहिकता की भावना के लिए खेला जाए। अब ये याद रखिएगा, मुझे यहाँ तक याद है कि मैंने कहीं ये क्वेश्चन देखा था, शायद ये इससे पहले आया हुआ है, कि खेल को
केवल आनंद, खेल को किस लिए मतलब हमको एक्टिविटीज़ में ऐड करना है, केवल इसलिए नहीं कि वो जीत सकें या उनके अंदर जीतने की भावना आ सके, केवल क्या उसके लिए तो होना ही नहीं बिल्कुल। खेल को इसलिए ऐड करना है ताकि आनंद मिल सके उनको, एंटरटेनमेंट हो सके, साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है ये, सामूहिकता की भावना आ सके, क्योंकि ग्रुप बनते हैं उसमें, तो ग्रुपिज़म की भावना आ सके उनमें, इसलिए एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है, लर्निंग बाय डूइंग पे बल देता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैथ्स में एनसीएफ का क्या रोल है, क्योंकि वहाँ आपको हर शिफ्ट में क्वेश्चन दिखा है, एक एक दो दो क्वेश्चन तो दिखे ही दिखे हैं। तो आगे मैं बताती हूँ। अच्छा, एक पॉइंट और ऐड करिएगा कि जो अभिभावक होते हैं उनको भी हमको ऐड करना है, उनको भी मतलब बच्चे की जो सुधार हो रहा है, प्रगति है, उसकी रिपोर्ट देनी है, या फिर उनको भी हमको ये चीज़ समझाना है कि बच्चों से बहुत उम्मीदें करना नहीं चाहिए, कि आप बहुत छोटी उम्र में बच्चों से बड़ी बड़ी उम्मीदें, आकांक्षाएं करना गलत होता है। पहला पॉइंट क्या है कि मैथ का जो पाठ्यक्रम है प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, यानी कि जो बच्चे की डे बाय डे की जो एक्टिविटीज़ है या जो डे बाय डे के एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड पाठ्यक्रम होना चाहिए, जिसमें भी डे बाय डे के अनुभव से संबंधित आंसर दिखे वो टिक करिएगा। नेक्स्ट है बाहरी ज्ञान से जोड़ना। एनसीएफ में 2 लाइन तो आपको हर सब्जेक्ट में मिलेगा, बाहरी ज्ञान से जोड़ना, रटाना नहीं है। ठीक, तो ये तो वही पॉइंट हो गया कि हमको केवल क्लास तक सीमित नहीं रखना ज्ञान को, बाहरी ज्ञान से भी आसपास या फिर हम जब फील्ड विजिट पे ले जाते हैं तो उससे भी हमको उनको सिखाना है। लाइक अगर हम लोग कोई मॉन्यूमेंट दिखाने जा रहे हैं, ताजमहल या आर्किटेक्चर वगैरह, तो वहाँ से भी वो शेप वगैरह देखेगा ना, उस ऑब्जर्वेशन स्किल और अदर स्किल्स को वो डेवलप करेगा, इसीलिए बाहरी ज्ञान से भी जोड़ना है हमको। ठीक है, अगला है रटाना नहीं है। तो रटाना नहीं है तो क्या करना है, रटाने का सेंस अब मैथ्स में क्या है कि हमको सूत्र को रटाने पे जोर नहीं देना है। हमको ये नहीं कहना है कि आप जो उदाहरण दे रखे हैं उनसे कॉपी पेस्ट करो, पहले उदाहरण को करो फिर क्वेश्चन करो, ये जिसमें भी दिखेगा गलत करिएगा। ठीक, तो रटाना नहीं है मतलब सूत्र को याद करने पे जोर नहीं देना है, हमको उसे उनके अंदर एक समस्या समाधान की स्किल्स को पैदा करना है। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ज्ञान की सृजन के अवसर देंगे। जो संरचनावादी हैं लाइक पियाजे एंड वाइगोत्स्की, तो वो क्या करते हैं कि उनके अकॉर्डिंग भी यही है कि बच्चों को ज्ञान को सृजन करने का अवसर दिया जाए, उनसे एक्टिविटीज़ कराई जाए, क्रियाकलाप कराया जाए, जिसके द्वारा वो ज्ञान का सृजन कर सकें। अगला पॉइंट है कि गलतियों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गलतियों को अधिगम के अवसर के रूप में, जैसे कई सेट में क्वेश्चन आया हुआ था कि कहा गया कि अगर बच्चा बार बार कोई गलती करता है तो क्या करना चाहिए, तो उसको डांटना नहीं है, मारना नहीं, उसको एक अधिगम के सीखने के रूप में लेना है कि उसने सीखा ये चीज़। ठीक है, ये लाइन देखिए, त्रुटियां सीखने का एक संकेतक है। जैसे हम लोग के जीवन में भी होता है कि हम लोग गलतियां करते हैं और गलतियां करके ही सीखते हैं, वैसे उनके साथ भी हमको वही अप्लाई करना है कि गलतियों को अधिगम के अवसर के रूप में लेना है। ये एक चांस है कि अच्छा गलती की, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सीखेगा वो। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है कि भाषा सरल, बोधपूर्ण और मानसिक स्तर के अनुरूप। किसकी भाषा, ये बात की जा रही है पाठ्यक्रम की भाषा। जो गणित का पाठ्यक्रम होता है, गणित की जो बुक्स हैं उनकी भाषा कैसी है, पहली बात तो सरल है, और एक और पॉइंट जो मैंने पहले की वीडियोस में बताया था कि उनकी आम भाषा से रिलेटेड होना चाहिए। तो भाषा सरल, बोधपूर्ण मतलब समझने योग्य, और मानसिक स्तर के अनुरूप, यानी कि उनके स्तर के अनुरूप होना है। प्राइमरी के हैं तो प्राइमरी लेवल पे, और अगर अपर प्राइमरी है या सेकेंडरी है तो उस लेवल पे। देखिए मेरे नोट्स बहुत छोटे हैं, पॉइंट टू पॉइंट है, मैं आप बहुत टाइम नहीं लेना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ तो शॉर्ट टाइम में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर कर सकें। तो आप ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको समझ में आए। अब नेक्स्ट टॉपिक पूछा जाता है कि गणित पाठचर्या की क्या विशेषता है। ठीक, या अदरवाइज भी आपको पॉइंट दिख जाए तो आपको टिक करना है क्योंकि सही होने वाले हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि जो पाठ्यचर्या है या करिकुलम है वो क्रियाकलाप या एक्टिविटी पर केंद्रित होना चाहिए। तो क्योंकि ज्ञान का सृजन करने के लिए हमको एक्टिविटी तो करवानी पड़ेगी, एक्टिविटी भी कैसी होनी चाहिए, मूर्त से अमूर्त की ओर। एक्टिविटी बेस्ड, जिसमें भी एक्टिविटी बेस्ड होगा वो टिक। फिर मूर्त से अमूर्त की ओर का मतलब है कि कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि जो उनके सामने है उसके बाद जो उनको नहीं दिख रहा, क्योंकि मैथ्स की जो प्रकृति होती है, द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट। जो मैथ्स की प्रकृति है वो अमूर्त है, उसको आप छू नहीं सकते हो, लेकिन अब बच्चों को तो स्टार्टिंग में बताएंगे नहीं, तो पहले हम उसको मूर्त उदाहरण देंगे, फिर हम अमूर्त की ओर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको ऐड सिखाना है या
फॉर एग्जाम्पल अगर हमको परिमाप का टॉपिक सिखाना है, ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे कि हमने आयत बनाया, ठीक, ये आयत उनके सामने या उनकी कॉपी भी हो सकती है, और हम कहेंगे कि इसका परिमाप निकालिए। तो परिमाप के लिए क्या करेंगे, ये चारों बाउंड्रीज को ऐड कर दिया जाएगा, परिमाप निकाल लेंगे। तो ये एक मूर्त उदाहरण हुआ। ये जब आगे क्लासेस में बढ़ेंगे तो ये अमूर्त लेवल पे सूत्र के द्वारा भी वो आगे जा करके वो अमूर्त लेवल पे भी सीख सकते हैं या सीख जाएंगे। तो ये पॉइंट क्लियर होता है। अब जो क्रियाकलाप होंगे वो समूह में क्यों, क्योंकि ईवीएस में मैंने बताया था कि समूह में इसलिए क्योंकि हर टाइप के बच्चे से बच्चे केवल किताब या टीचर से नहीं सीखते हैं, उसके अलावा सहपाठियों से या फिर आसपास समुदाय से भी सीखते हैं। तो इसलिए समूह में भी हमको एक्टिविटीज़ पे जोर देना है। फील्ड विजिट, क्षेत्र भ्रमण पे ले जाएंगे, क्योंकि अगर क्षेत्र भ्रमण पे ले जाते तो वहाँ पे उनको डिफरेंट टाइप के शेप्स या फिर ऑब्जर्व करने को, अवलोकन करने को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिससे वो सीखता है। आखिर नेक्स्ट पॉइंट है समस्या समाधान में मदद करने योग्य। ये तो समस्या समाधान मेन उद्देश्य ही यही है गणित पढ़ाने का कि बच्चे के अंदर समस्या समाधान के कौशल विकसित हो सके, ठीक, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप किया जा सके। तो उसको मदद करने के लिए ऐसी पाठ्यक्रम या ऐसा करिकुलम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गणित को दैनिक जीवन का एक अंश बनाना। तो ये तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि उनके डे बाई डे की लाइफ से जोड़ना, लेकिन ये उसी का ही एक सेकेंड वर्जन है या सेकेंड रूप कह लीजिए कि दैनिक जीवन का एक अंश बना देना, कि वो केवल उसको पढ़े ना या रटे ना या याद ना करे, उसको डे बाई डे की लाइफ में यूज़ भी करे। जैसे हम लोग करते हैं, हम लोगों को मैथ्स पढ़ाया जरूर जाता है लेकिन हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो वही उद्देश्य हमारा या इस पाठ्यक्रम का भी रहेगा कि बच्चे केवल उसको रटे ना बल्कि उसको डे बाई डे की लाइफ में यूज़ भी करें। नेक्स्ट टॉपिक है कि गणित कक्षा में आकलन यानी कि असेसमेंट में हम ये देखते हैं कि उस बच्चे को आया कितना। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, तो फीडबैक यानी कि इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रतिपुष्टि। इसका उद्देश्य होता है प्रतिपुष्टि देना कि उसको कितना समझ में आया हुआ है या फिर कितना उसने ग्रहण किया है, ठीक है। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुधारने के लिए यानी कि आकलन का उद्देश्य क्या है, या तो फीडबैक देना है या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुधार करना है कि अगर नहीं आया है तो हमें डांटा मारना तो है नहीं, या हमें उसको बाउंड तो रटाना तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमको अपनी ही जो स्किल्स हैं उनको सुधारने पे जोर देना है। ये नेक्स्ट टॉपिक है कि रचनात्मक कक्षा। ये मैंने प्रीवियस ऐसे कुछ पॉइंट उठाए हुए हैं, इसलिए लाइन बाय लाइन समझिएगा कि रचनात्मक कक्षा का मतलब होता है कि ऐसी क्लास जिसमें बच्चा एक्टिव है, ठीक है, हमारे अनुसार नहीं चलना है, हमें उसके अनुसार ढालना है खुद को, या फिर अपनी जो स्किल्स का हम लोग यूज़ करेंगे पढ़ाने के लिए वहाँ पे उसके अनुसार करना है। तो बच्चे का सक्रिय होना जरूरी है, इसके लिए क्रियाकलाप देंगे। क्रियाकलापों में वो ग्रुप लर्निंग भी हो सकता है, वर्गीकरण करने को दे सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ हम करवा सकते हैं। जो गणित का पाठ्यक्रम है वो एक टॉपिक छूट गया था, वो नॉन नंबर एरियाज को बढ़ावा देना है, ठीक है। केवल मैथ्स इज नॉट अबाउट ओनली नंबर्स। तो नॉन नंबर एरियाज में क्या देंगे, शेप्स, जैसे ज्योमेट्री वगैरह जो हम लोग ज्यामिति पढ़ेंगे या कोऑर्डिनेट्स वगैरह जो पढ़ेंगे वो उसको बढ़ावा देना है इस लेवल पे। अगला इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, इसके लिए रंग आकार के अनुसार वर्गीकरण करने को देंगे कि हम जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई आकृति है उसको हम क्या करेंगे, रंग और आकार के अनुसार या फिर कुछ और उसकी स्पेसिफिकेशन के अनुसार हम उसको छांटने को देंगे कि अच्छा इसके अकॉर्डिंग अलग करो। इससे उसके माइंड में और शेप्स के बारे में या उसका मूर्त से अमूर्त की ओर जाने की ओर एक कदम होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है एज ए टीचर। एज ए टीचर क्यों, तो मैंने कहा था जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे आप ये मान लीजिए कि आप टीचर बन चुके हैं, बिल्कुल बन चुके हैं। तो यहाँ पे अच्छा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से समझिएगा। ये इस बार मुझे नया क्वेश्चन दिखा था इसलिए मैंने अपने नोट्स में ऐड कर लिया है। तो पहला पॉइंट ये है कि गलत उत्तर देने पर अनुमानित उत्तर के सटीक होने पर प्रशंसा करें। मतलब अभी मैंने बताया था कि गलत उत्तर अगर बच्चा देता है तो उसको हम अधिगम के अवसर के रूप में लेंगे, क्योंकि त्रुटियां क्या होती हैं, सीखने का संकेतक होती हैं। लेकिन अभी मैं कह रही हूँ कि उस पर हम लोग प्रशंसा करेंगे। अगर बच्चा गलत उत्तर देता है तो हम उसको डांटना मारना या समझाना नहीं है, हम मतलब कॉन्सेप्ट तो क्लियर करेंगे ही, लेकिन उसके अलावा हमें उसकी प्रशंसा करनी है कि अच्छा तुमने कम से कम अनुमानित उत्तर के सटीक तो लाए ना, कि हाँ ठीक है लगभग में पहुँच गए हो, थोड़ा सा और बढ़ जाओ, थोड़ा सा और मेहनत करो या थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझो तो आंसर आ जाएगा। तो अनुमानित उत्तर के
सटीक या करीब होने पर हमको उसकी प्रशंसा करनी है। अगर वो गलत आंसर देता है तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ढंग से समझिएगा। बच्चे को अवधारणात्मक और कार्य विधि ज्ञान में संबंध बताना। इसकी इंग्लिश लिखी हुई है। अवधारणात्मक का मतलब होता है कॉन्सेप्चुअल और प्रोसीजरल ज्ञान। अब कॉन्सेप्चुअल ज्ञान क्या हो गया, मतलब जो हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, लाइक अगर हमको पेरीमीटर बताना है या हमको सर्किल बताना है तो उसका जो हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, ऑब्वियसली मोड से अमोड की हो तो बताएंगे, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को सिखाने के बाद उसका प्रोसीजरल ज्ञान, प्रोसीजरल ज्ञान क्या होता है, अनिवार्य ज्ञान, वह ज्ञान जो किसी कार्य के निष्पादन में यूज़ होता है, यानी कि किसी टास्क को पूरा करने में जो यूज़ होता है, उसमें हमको संबंध बताना है कि हमने ये कॉन्सेप्ट तो सिखा दिया, लेकिन आपकी लाइफ में अगर आता है, आपकी डे बाय डे की लाइफ में आता है, तो आप उस टास्क को कैसे कंप्लीट करोगे। तो इनमें हमको रिलेशन बताना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे ये प्रीवियस ईयर के एनालिसिस में ये क्वेश्चन दिखा था और मुझे लगा ये ऐड करना चाहिए। तो इस पॉइंट को ढंग से समझिएगा और हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि प्राइमरी में भिन्न पढ़ाने के लिए, यानी फ्रैक्शन पढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रैक्शन पढ़ाने के लिए ऑब्वियसली हम स्टार्टिंग में उसको अंश और हर या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं बताएंगे। हम क्या करेंगे, उसको क्रियाकलापों द्वारा, जैसे कागज के जो कटआउट होते हैं, या सर्किल ले लिया या फिर आयत ले लिया या वर्ग ले लिया, इन कटआउट्स का यूज़ करके सिखाना है। जैसे एग्जाम्पल के, अगर यहाँ आयत दे रखा है, ये भाग रंग दिया गया, तो अब हम उनको ऐसे सिखाएंगे कि अगर ये रंग दिया गया तो अगर शेडेड पार्ट का कितना फ्रैक्शन होगा, शेडेड पार्ट कितना हिस्सा है, तो एक हिस्सा है, कितने का, टोटल कितने हिस्से हैं, 4। तो इसीलिए इस प्रकार हम उनको भिन्न का पहले उदाहरण देंगे। जैसे मैंने बताया था मूर्त से अमूर्त की ओर, तो ये हो जाएगा मूर्त, और फिर वो धीरे धीरे अंश और हर का कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर वो अमूर्त की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि गणित में मानचित्रण की क्या विशेषता है, यानी कि गणित में मैपिंग को क्यों रखा गया है। ठीक है, तो इनके पॉइंट समझ लेते हैं। पहला है समानुपातिक सोच विकसित करना। मैपिंग से क्या होता है, प्रोपोर्शनल थिंकिंग। प्रोपोर्शनल थिंकिंग का मतलब है, अगर आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन आता है कि अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 या 110 मीटर, ये बहुत आया हुआ है इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। और दूसरा है कि मान लीजिए 3 सेंटीमीटर बराबर कितना किलोमीटर। तो ये जो प्रोपोर्शनल होता है कि एक 1:3 है तो 2:2 क्या होगा, तो इस तरीके से जो प्रोपोर्शंस होते हैं उनको समझने के लिए मैपिंग को जगह दी गई है। नेक्स्ट है दिक् स्थान संबंधी सोच विकसित करना। इसका अर्थ है दिक् स्थान, जैसे मैंने प्रीवियस में बताया था कि दिक् स्थान का मतलब होता है स्थान या फिर डायरेक्शंस या फिर भौगोलिक स्थिति से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करने के लिए भी मैपिंग को रखा गया। उच्च गणित में भी कई विषयों का आधार है। मैपिंग क्या होती है कि जो हायर मैथ्स होती है उसमें कई सारी सब्जेक्ट्स का ये बेस होता है, इसीलिए इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है या इसको जगह दी गई है करिकुलम में। अब ये एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि ज्यामिति के दौरान, यानी कि अगर हम ज्योमेट्री पढ़ाना है तो इसके दौरान हमको भ्रमण पे ले जाना, यानी कि फील्ड विजिट पे ले जाना क्यों ज़रूरी है, उससे क्या होगा, कि उससे बच्चा कैसे ज़्यादा सीखेगा। तो फील्ड विजिट में हम कहाँ ले जा सकते हैं, हम आर्किटेक्चर को दिखाने ले जा सकते हैं या मॉन्यूमेंट्स को, या आसपास जो भी चीज़ें हैं वहाँ से ऑब्जर्व करेगा। एग्जाम्पल से समझिए, आकृतियाँ वास्तुशिल्प का एक भाग है। बहुत शुद्ध हिंदी हो गई, लेकिन वास्तुशिल्प का मतलब हो गया आर्किटेक्चर का एक पार्ट होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक मंदिर है, अब मंदिर में ये कोई आकृति उनको दिखेगी तो हम लोग पूछ सकते हैं कि ये क्या है। तो उससे अगर वो पहले स्तर पे है वैन ही लेके, जैसे पहला स्तर होता है विजुअलाइजेशन, तो वो बताएगा ये ट्रायंगल है ना। उसी तरीके से ये क्या है, तो ये रेक्टेंगल है, या ये क्या है, तो ये रेक्टेंगल है। आकृतियाँ आर्किटेक्चर में छिपी हुई होती हैं, फिर आर्किटेक्चर का एक पार्ट है, जिससे कि हम ज्यामिति को पढ़ाने में उसका सहारा ले सकते हैं। जैसे ये हो गया कि हेमिस्फेयर हो गया, या फिर आप सेमी सर्कल कह सकते हैं। तो ये इस टाइप में वो आकृतियों को पढ़ सकते हैं। तो अभी आज का सेशन यही रखते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं कुछ पॉइंट आपको इस टॉपिक में क्लियर कराऊंगी कि क्या नहीं करना है, क्योंकि क्या करना तो सब बता दिया जाता है, क्या नहीं वाले जो पॉइंट्स हैं मैथ्स में स्पेशली, उनको मैं एक जगह पे या कुछ 5 मिनट की वीडियोस डाल दूँगी, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा कि वही अगर वो जहाँ पे ऑप्शन दिखेगा उस पर तो तुरंत गलत करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू।